हाय दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी के खुशहाल जिंदगी में आग लगाई सौतन। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रचना अपने कमरे में बैठकर पति दीप का इंतजार कर रही थी। 2 साल का बेटा शिवा सो रहा था। इस तरह से चहलकदमी करते हुए दीप का इंतजार करना पिछले 6 महीने से रचना की आदत बन चुकी थी। उसे पता था कि आजकल दीप के आने का यही समय है। रचना सोच ही रही थी कि सन्नाटे को चीरती हुई डोरबेल बजी। आखिर यह कब तक चलेगी दीप? रचना ने कहा, आज शिवा को अचानक हल्का बुखार आ गया था। सोचा कि तुम्हारे साथ जाकर डॉक्टर को दिखा दूं। इस वजह से शाम को तकरीबन 6:30 बजे तुम्हें फ़ोन लगाया था, मगर तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब मैंने तुम्हारे ऑफिस फ़ोन लगाया तो पता चला कि तुम तो ऑफिस से 6 बजे ही निकल गए हो और पिछले दिनों कभी भी 6 बजे से ज़्यादा नहीं रुके हो। चलो अच्छा ही हुआ जो तुम्हें पता चल गया, वैसे मैं खुद ही बताने वाला था। अब हम साथ में नहीं रह सकते। दीप का जवाब भी नपा तुला था। साथ में नहीं रह सकते? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कोई दूसरा अफेयर है तुम्हारा? रचना की आवाज़ अभी भी संयमित ही थी। शायद दीप के ऑफिस से सूचना मिलने के बाद वह समझ गई थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। हाँ, मेरा ज्योति के साथ कॉलेज के दिनों से ही अफेयर है। उसकी और मेरी सरकारी नौकरी भी एक ही साथ लगी थी, पर दोनों के महकमे अलग अलग थे। उसकी पोस्टिंग 400 किलोमीटर दूर शहर में हो गई थी। अभी 8 महीने पहले ही उसका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है। कलकट ऑफिस में मीटिंग के दौरान ही उससे मुलाकात हुई थी। ज्योति ने अभी तक मेरे इंतज़ार में शादी नहीं की है। मैं उसे आज भी उतना ही चाहता हूँ जितना 5 साल पहले चाहता था। दीप सिर झुकाए बोल रहा था। मुझे इसी बात का डर था। रचना की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज अभी भी कंट्रोल में थी। आज कम से कम तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। प्लीज तुम दूसरे बेडरूम में सो जाओ। सॉरी रचना, तुम में कोई कमी नहीं है। तुम बहुत ही अच्छी पत्नी और बेहतरीन माँ हो, मगर मैं अपने पुराने प्यार को भुला नहीं सकता। वह भी तब जबकि वह मेरे लिए इंतजार कर रही हो। अगर मैं उसके साथ ना रहूं तो यह मेरी खुदगर्दी होगी। मुझे माफ़ कर दो रचना। दीप पछतावे से भरी आवाज़ में बोला। यह तो मैं भी जानती हूँ दीप कि मुझे उस गुनाह की सज़ा मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं। लेकिन मैं खुद 21वीं सदी की एक पढ़ी लिखी औरत हूँ और इस बात की भी हिमायती हूँ कि हर इंसान को उसकी पसंद की ज़िंदगी जीने का हक है। मैं तुम्हारी इस करतूत पर चीखूंगी चिल्लाऊंगी नहीं, पर मैं अपने हकों को छोड़ूंगी भी नहीं। मैं अकेली होती तब भी कोई बात नहीं थी, मगर अब मुझ पर शिवा की जवाबदारी भी है। रचना मजबूती के साथ यकीन भरी आवाज़ में बोली। अब मुझे अकेला छोड़ दो और तुम दूसरे बेडरूम में सो जाओ। यह कहते कहते रचना की आंखों में आंसू आ गए। दीप अपराधियों की तरह सिर झुकाए दूसरे कमरे में चला गया। आज मैं तुम्हारा लंच बनाने की हालत में नहीं हूँ। शाम को लौटते समय अपने साथ ज्योति को भी लेते आना। मैं इस बारे में तुरंत फैसला करना चाहती हूँ। अगली सुबह रचना ने ऑफिस जाते हुए दीप से कहा, मेरी भी यही इच्छा है कि तुम दोनों आपस में रजामंदी से कोई फैसला कर लो। दीप भी धीमी आवाज में बोला। शायद उसे अपने अपराध का एहसास हो रहा था। शाम को दीप अपने साथ ज्योति को भी लेकर आ गया। ज्योति लंबे व पतले शरीर वाली सावली मगर आकर्षक नए नक्श की लड़की थी। उसकी उम्र तकरीबन दीप के ही बराबर थी। नमस्ते रचना, मेरा नाम ज्योति है। इससे ज़्यादा मैं अपना परिचय आपके सामने दे नहीं सकती। ज्योति अपने चेहरे पर एक जबरन ओढ़ी हुई फीकी सी मुस्कान के साथ बोली। वैसे यह सब कहते हुए ज्योति की आवाज़ कँपकँपा रही थी।
जो इस बात का सबूत था कि उसे भी अपने अपराधी होने का एहसास है। शायद मैं तो खुद अपना परिचय खो चुकी हूँ। पता नहीं मैं अपने आप को रचना दीप कुमार कहूँ या सिर्फ रचना कहूँ। रचना रूखी आवाज में बोली, देखिए रचना जी, जो कुछ हुआ उसके लिए हम सब सिर्फ समय को ही दोष दे सकते हैं। वैसे मैं अपनी तरफ से चाहती हूँ कि हम दोनों एक ही घर में रहे। मैं हम तीनों की जिंदगी को कंट्रोल करने वाली सभी चाबियाँ आपको सौंपने को तैयार हूँ। यहाँ तक कि मेरी और दीप की जो तनख्वाह आती है उस पर भी 100% आपका ही हक रहेगा। आप जैसा चाहेंगी मैं वैसे तालमेल बैठाने को तैयार हूँ। ज्योति की आवाज में मानो पछतावा झलक रहा था। एक औरत का सबसे बड़ा हक उसका अपना पति ही होता है। मुझे यकीनी तौर पर मालूम है कि तुम मुझे मेरा यह हक देने वाली नहीं हो। रही बात साथ रहने की, तो अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे एक जवाबदारी और भी है, 2 साल के शिवा के रूप में। अगर शिवा बचपन से ही झूठ और इंसाफियों को अपनी आंखों के सामने पलते फूलते देखेगा तो उसके बाल मन पर गलत असर पड़ेगा। मेरा सपना है कि मैं उसे एक अच्छा नागरिक बनाऊं। ऐसे माहौल में मैं उसे संस्कारवान बनाने की सीख कैसे दे पाऊंगी? बड़ा होकर क्या वह अपने पिता को माफ कर पाएगा? भविष्य में तुम्हारे भी बच्चे होंगे ही, तब हकों की लड़ाई होगी। उस समय मैं खुद शायद कोई एक तरफा फैसला लूं, इसलिए अलग होना ही बेहतर होगा। रचना ने भविष्य के सवालों के साथ जवाब दिया। तब तुम ही बताओ कि इस समस्या का हल कैसे होगा? दीप ने पूछा। आज जबकि शिवा छोटा है और मेरी माली जरूरतें कम हैं, पर जैसे जैसे शिवा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे मेरी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लिया जाए। रचना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। मैं भी रचना जी की बातों से सहमत हूँ। आमतौर पर अदालतों में जो रकम तय की जाती है वह बहुत कम होती है। ज्योति बोली, ऐसा तो तभी मुमकिन है जब रचना को कोई नौकरी दिलवा दी जाए जिससे हर साल तनख्वाह में कुछ ना कुछ इजाफा होता रहे। दीप बोला, आज की कंडीशन में रचना को अकेले छोड़कर नौकरी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वैसे भी प्राइवेट नौकरी में जाने का समय तो तय होता है, मगर लौटने में कई बार घंटों की देरी हो जाती है। शादी से पहले मैं जिस कंपनी में काम करती थी उसमें कई बार मुझे 12 से 12 घंटे काम करना होता था। रचना बोली, रचना जी ठीक कह रही है। प्राइवेट नौकरी में टेंशन भी बहुत ज़्यादा रहती है। ज्योति रचना की बातों से सहमत होते हुए बोली, लेकिन ज्योति, मैं और तुम सरकारी नौकरी में हैं और यह भी जानते हैं कि सरकारी नौकरी मिलना आज की तारीख में एक मुश्किल काम है। दीप की आवाज़ में मजबूरी झलक रही थी। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। मैं रचना जी के लिए एक निश्चित उपाय चाहती हूँ। ज्योति बोली, मतलब तुम क्या कहना चाहती हो ज्योति? दीप ने पूछा। दीप, सही कहूँ तो मैं तुम्हें पाने की आस खो चुकी थी। तुम मुझे दोबारा मिले हो। मैं रचना जी की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी भावनाओं का मान रखते हुए तुम्हें मुझे सौंपने का हिम्मत से भरा फैसला लिया। अब मेरी बारी है कि मैं उन्हें एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए रिटर्न गिफ्ट दूं, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। ज्योति की आवाज़ में एक मजबूती थी, पर इसके लिए दीप तुम्हें एक बार मरना पड़ेगा। मरना पड़ेगा मतलब? दीप ने हैरानी से पूछा। यहाँ पर बैठे बैठे और रचना जी से बात करते करते मेरे दिमाग में एक योजना आई है। इससे सभी की समस्याएं सुलझ जाएगी
और किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि यह एक हादसा होगा और इसकी गवाह एक सरकारी अफसर मतलब मैं खुद होंगी। हादसा? कैसा हादसा? और अगर मैं मर ही जाऊंगा तो तुम्हारे साथ रहेगा कौन? दीप का हैरान होना इस बार दोगुना था। वह किसी बेवकूफ़ की तरह ज्योति की तरफ देखने लगा। देखो दीप, चाहे हम दोनों माने या ना माने, मगर सामाजिक नज़रिए से हमारा रिश्ता गलत है और समाज में इसे आसानी से मंजूरी नहीं मिलेगी। हमें साथ रहने के लिए या तो अपना धर्म बदलना होगा या अपनी पहचान ही बदलनी होगी। अगर हम कानूनी झमेले में पड़े तो कई साल निकल जाएंगे और तीनों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। ज्योति बोली। तो फिर तुमने क्या सोचा है? दीप ने पूछा। मैं आज जिस ओहदे पर हूँ उसमें मेरे एक इशारे पर मैं किसी भी आदमी को एक नई पहचान दिलवा सकती हूँ। मतलब मैं किसी भी आदमी के आधार कार्ड में बदलाव करवा सकती हूँ, जिसके आधार पर वह अपनी एक नई पहचान बनवा सकता है। ज्योति ने अपनी योजना के कुछ अंशों का खुलासा किया। मैं अभी भी नहीं समझा। दीप एकटक ज्योति को देखते हुए बोला। रचना जी की पैसों को लेकर ही समस्या है ना? हम उसी का हल कर रहे हैं। मेरी योजना यह है कि तुम और रचना जी अगले रविवार को शहर से दूर जो नहर है उस पर पिकनिक मनाने जाओ। रुकने के लिए उस जगह को चुनो जहां पर पानी का बहाव तेज हो और तुम दोनों के अलावा वहां कोई ना हो। उसी जगह पर मस्ती करते हुए दीप का पैर फिसल जाएगा। बहाव तेज होने के चलते दीप दूर बह जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि रचना जी दीप की मस्ती करने वाली घटना का वीडियो बना लेंगी। ज्योति ने योजना को समझाया। बहते हुए मैं जाऊंगा कहाँ? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। दीप परेशान होते हुए बोला। इसके बाद इस ड्रामे का दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा। यहाँ आने से पहले मैं जिस जगह पोस्टेड थी वह यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। वहाँ का सरकारी बंगला भी मैंने अभी तक खाली नहीं किया है। तुम तैरना नहीं जानते हो, यह बात हमारे लिए प्लस पॉइंट होगी। 15 से 20 फुट बहने के बाद मेरे बुलाए हुए आदमी तुम्हें बचा लेंगे और तुम्हें अपनी ही गाड़ी से उस सरकारी बंगले पर छोड़ देंगे। ज्योति ने अपनी योजना का और खुलासा किया। मगर वहां पर मुझे बचाने की टीम पहुंचेगी, किसके कहने पर? दीप ने पूछा। वह टीम लोकल नहीं होगी और उसी जगह से आएगी जहां पर मैं पहले पोस्टेड थी। बचाने वाली टीम और गाड़ी का इंतजाम मैं कर दूंगी। मैं खुद भी उस जगह से कुछ दूर मौजूद रहूंगी। ज्योति योजना पर से पर्दा हटाते हुए बोली। मगर तुम्हारे वहां आने की वजह क्या होगी? दीप एक बार फिर हैरान था। अरे भाई, मैं भी इंसान हूँ और अपनी छुट्टी के दिन आउटिंग के लिए तो जा ही सकती हूँ ना। बस उस दिन भी अपना मूड चेंज करने के लिए आउटिंग पर आ जाऊंगी। और तुम्हारे पानी में बहने के बाद जब रचना जी मदद के लिए चिल्लाएंगी तब सबसे पहले मैं ही वहां पर पहुंचूंगी। इस तरह से मैं एक चश्मदीद गवाह का काम भी करूंगी। सरकारी अफसर की गवाही पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। ज्योति बोली। हाँ, अब मैं तुम्हारी योजना को समझ गया। उधर तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारे लोग मुझे लेकर तुम्हारे उस बंगले पर जाएंगे और इधर तुम मुझे मृतक घोषित करवा कर मेरी जगह रचना को मेरी जगह नौकरी और मेरे बीमे के पैसे दिलवा दोगी। दीप योजना समझते हुए बोला। एकदम सही। वहाँ पर तुम्हारा रहने खाने का सारा इंतजाम होगा। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों में मैं यह काम खत्म कर दूंगी। उसके बाद वापस उसी जगह पर अपना ट्रांसफ़र करवा लूँगी। ज्योति बोली। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी मैं रहूँगा तो दीप ही ना। मेरी पहचान अभी तक बदली नहीं है।
दीप कुछ बेचैन होते हुए बोला, अभी मेरी योजना पूरी नहीं हुई है। वहां पहुंचने के बाद तुम्हें घर पर नहीं बैठना है, बल्कि तुम्हें अपना नाम बदलवाने के सिलसिले में एक शपथ पत्र बनवाकर कलकट ऑफिस में देना है। इस तरह के शपथ पत्र बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम्हें अपना नाम बदलवा कर लव कुमार रखना होगा, क्योंकि नहर के तेज बहाव में बहने के बाद तुम्हारी लाश नहीं मिली होगी, इसलिए शमशान घाट पर तुम्हारे नाम की कोई एंट्री नहीं होगी। मतलब तुम्हारा आधार कार्ड अलाइव रहेगा और हम उसमें बदले हुए नाम का अपडेट आसानी से करवा पाएंगे। ज्योति ने योजना का खुलासा किया। क्या सिर्फ कलकट के ऑफिस में शपथ पत्र देने भर से नाम बदल जाता है? दीप ने पूछा। नहीं, इसकी एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले इस बारे में किसी नामी अखबार में जाहिर सूचना के जरिए नाम बदलवाने के लिए इतिहास छपवाना होता है, जिसमें वजह देनी होती है हम तुम्हारा नया नाम लव कुमार रखेंगे। उसके बाद कलकट के ऑफिस में सभी कागजात के सभी अर्जी देनी होती है। कलकट की सिफारिश पर राज्य शासन इसे गजट में छपाता है। एक बार गजट में नाम आने के बाद उसी नाम से बाकी कागजात में नाम आसानी से बदलवाया जा सकता है। ज्योति ने पूरा ब्यौरा दिया। मगर लव कुमार नाम कुछ अटपटा नहीं होगा? दीप ने पूछा। नहीं, यह नाम बहुत सोच समझ कर रखा गया है। अगर कभी तुम्हारा कोई पुराना जानकार मिल जाता है तो यह सफाई देने में आसानी होगी कि छात्र जीवन में दोस्तों को लव कुमार बोलने में परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने लव कुमार का प्रायवाची दीप कुमार तुम्हारा नाम रख दिया और वह तुम्हें इसी नाम से बुलाते हैं। वैसे बेहतर तो यही होगा कि तुम अपने किसी पुराने जान पहचान वाले से मिलो ही नहीं। ज्योति की आवाज में चेतावनी और समझाइश दोनों ही थे। यकीनन यह योजना तो काफी अच्छी और आकर्षक है, तुम्हारे कारण से सुरक्षित भी। इस योजना से हम सभी की समस्याएं भी हल हो रही है। तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है ना रचना? दीप ने पूछा। मैं इतराज करके करूंगी भी क्या? मेरे सामने अब सिर्फ शिवा का भविष्य है। मैं यहाँ साफ कर देना चाहती हूँ कि मुझे किसी कानूनी झमेले में मत फंसाना। रचना की आवाज में रूखापन साफ झलक रहा था। वैसे तो मैं और दीप मिलकर भी यह योजना बना सकते थे, मगर आपकी जानकारी में भी सारी बातें रहे, इसी वजह से यह योजना आपके सामने बनाई जा रही है ताकि भविष्य में कोई शक ना रहे। ज्योति ने अपना रुख साफ करते हुए कहा। वैसे भी रचना, तुम्हें जो कुछ मिल रहा है वह तुम्हारी उम्मीदों से कई ज्यादा है। दीप ज्योति की बातों से सहमत होते हुए बोला। 15 दिनों के बाद अखबारों में इस हादसे का पूरा ब्यौरा छपा। साथ ही छपी ज्योति की आंखों देखी गवाही। तकरीबन 4 महीने के बाद ज्योति की मदद से रचना को दीप की जगह नौकरी मिल गई और बीमे का पैसा भी। लव कुमार और ज्योति भी अपनी नई जिंदगी में बिजी हो गए। ज्योति ने लव कुमार को भी सरकारी मदद से लोन दिलवाकर एक फैक्ट्री डलवा दी।